हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, सेकंड पार्ट में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब होता है कि कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंडिडेट है उस पर्सन का नॉमिनेशन कैसे फाइल होता है। एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। द कैंडिडेट शुड बी मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर। every person who wishes to the contest an election has to fill out a nomination form and give some money एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। कोई भी पर्सन जो वोटर है वो क्या कर सकता है, वो भी कैंडिडेट बन सकता है। कोई भी पर्सन जो वोट डालने की जो वोटर है यानी 18 ईयर्स ऊपर है और वोट डालता है वो कैंडिडेट बन सकता है। बट कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 25। वोटर में क्या है 18 ईयर के बाद बन जाता है, बट कैंडिडेट बनने के लिए 25 ईयर की एज मिनिमम एज है। क्या है, मिनिमम एज डिसाइड की गई है और उसको कैंडिडेट बनने के लिए एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी होती है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। द कैंडिडेट हैज़ टू मेक लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। देखो, किसी भी कैंडिडेट को लीगली फॉर्म फिल करना पड़ता है और उस फॉर्म में अपने सारे लीगल डिक्लेरेशन उसको देना पड़ता है। पहला है सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर कोई कैंडिडेट के अगेंस्ट में कोई सीरियस केस है तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, लीगल डिक्लेरेशन। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट एंड हिज एंड हर फैमिली। उसकी फैमिली की लाइबिलिटीज़ हैं या एसेट्स जो हैं उसके बारे में उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट, यानी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये भी उसे डिक्लेरेशन में देना पड़ता है। तो ये चीज़ें, पहला लीगल केस अगर उसके अगेंस्ट में है तो उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में, कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज़ है उसका पूरा ब्यौरा डिक्लेरेशन देना पड़ता है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी उसको फॉर्म में फिल करना पड़ता है। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। द इलेक्शन कैंपेन्स आर कंडक्टेड टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ द बेटर। वोट जो मांगते हैं आप लोगों से, जो प्रचार करते हैं अपने, उसे बोलते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग या इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि हम आपको हर कैंडिडेट अपने अपने लेवल पे जो ये दिखाता है कि हम दूसरों से कैसे बेटर हैं, इसके लिए वो कैंपेनिंग करते हैं। आपने देखा होगा वोटर्स के लिए के लिए जो कैंपेनिंग की जाती है, जो प्रचार किया जाता है, वो इलेक्शन कैंपेनिंग में आता है। रिप्रेजेंटेटिव एंड इन टर्न विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। इलेक्शन कैंपेनिंग टेक प्लेस फॉर अ 2-week पीरियड बिटवीन द announcement of the final list of candidate and the date of polling. During the period of candidate contact their voters, political leaders address election meeting and the political parties mobilize their supported। क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन से फाइनल लिस्ट इलेक्शन से कम 2 वीक पहले से वो लोग क्या करते हैं, कैंपेनिंग। हालांकि वो उससे पहले भी चालू कर देते हैं, बट कैंपेनिंग वगैरह चालू कर देते हैं, मीटिंग्स वगैरह करने चालू कर देते हैं। पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, अपने वोटर्स को जाके मिलते हैं, वोटिंग के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं, वोट उनसे मांगते हैं। तो ये सारा इलेक्शन कैंपेनिंग में शामिल है। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज़ इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, एक इंडिया का जो इलेक्शन लॉ है उसके अनुसार कोई भी पार्टी क्या नहीं कर सकती, ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स, यानी वोटर्स को रिश्वत नहीं दे सकती, उनको डरा नहीं सकती। अपील्स टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकती। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इलेक्शन कैंपेनिंग में काम नहीं ले सकती। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इन द असेंबली इलेक्शन, यानी अपने
स्टेट की जो इलेक्शन है उसमें 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती, और जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें 25 लाख से ज़्यादा वो पैसे कैंपेनिंग पे खर्च नहीं कर सकते। ये मिनिमम क्राइटेरिया मैक्सिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है इंडिया के इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। यानी न तो वोटर्स को डराया और धमकाया जा सकता है, और न ही उनको रिश्वत दी जा सकती है, और न ही कास्ट, क्लास और रिलीजन के बेस पे उनसे वोट मांगे जा सकते हैं, और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ भी नहीं किया जा सकता। और लोकसभा इलेक्शन है तो 25 लाख रुपये से ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर सकते, और अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शन है तो 10 लाख मैक्सिमम एक्सपेंसेस का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोटर। पोलिंग वोट्स का जो पोलिंग बूथ होते हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन अगर आपके आसपास का कंडक्ट होते होंगे तो, पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स द डे when the voters cast or poll their vote in the called election day. The voting is done in the following manner. जिस दिन वोट डालने का डेट होती है, डेट डिसाइड की जाती है, उस दिन को बोलते हैं इलेक्शन डे। किस वे में डालेंगे? एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ। जिस भी आदमी का नाम, जिस भी वोटर का नाम वोटिंग लिस्ट में है, वो अपने पास के जो उसका एरिया है जहाँ पे उसका वोट डलता है, वो वहाँ जाके वो वोट कास्ट यानी वोट डाल सकता है। Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow to her cast her vote. जैसे ही पोलिंग बूथ में वो कोई वोटर जाएगा तो वहाँ पे बैठा हुआ इलेक्शन ऑफिसर जो होता है वो उसकी उंगली पे एक शाई से मार्क कर देता है कि इस पर्सन ने वोट डाल दिया, ताकि उसकी जगह कोई दूसरा या वो आदमी दोबारा से फर्जी वोट ना डाल सके। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in fair way. एक एजेंट और किसका? इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमीशन के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका ये देखा जाता है कि क्या वास्तव में वोटिंग हो चुकी है, मतलब वोटिंग के बारे में कंफर्मेशन ले लेता है। अब बैलेट पेपर इज़ द शीट। पहले बैलेट पेपर आता था, अभी ईवीएम में आने लगा। बैलेट पेपर एक पर्चा होता था जिस पे सील लगा के कैंडिडेट जिसको आपको वोट देना है उसके नाम के सामने आप छाप लगा देते थे और उसको वोट मिल जाता था। अब बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट अलॉन्ग विद पार्टी नेम एंड द सिंबल आर लिस्टेड। द बैलेट पेपर वॉज यूज्ड अर्लियर। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई जिसे शॉर्ट में ईवीएम कहते हैं, वो आजकल यूज़ होती है। पहले बैलेट पेपर यूज़ होता था। ये इस तरह का यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी पार्टी को आपको देना, पहले क्या होता था, सील लग जाती थी यहाँ पे। अब क्या होता है, इसी तरह का एक ईवीएम इसी तरह का ईवीएम में आता है, उसके सामने एक बटन होता है। इस बटन को क्या करते हैं, आप प्रेस करते हैं। जैसे ही बटन प्रेस होता है तो जिस कैंडिडेट का फ़ोटो और जिस पार्टी का नाम हो उसकी पार्टी का नाम है, उसको वोट कास्ट हो जाता है। The machine show the name of the candidate and the party symbol. The voter has to just press the button against the name of candidate and she want to give her vote. जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है उस पार्टी के उस कैंडिडेट के सामने जो बटन लगा है उसको दबाता है और उसको वोट डाल देता है, उसको वोट कास्ट हो जाता है। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and the taken to the secure place. जैसे ही वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, जितने भी ईवीएम हैं उनको बॉक्सेस में डाल के उनको सील कर दिया जाता है, और एक स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट का सेंटर होता है, जो सेंटर बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, जो निर्धारित वो प्लेस होता है, वहाँ ले जाके उनको रख दिया जाता है। वोट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या चीज़ें हैं, क्या है जो इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है? पहला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। यानी अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, अगर किसी गवर्नमेंट का अंडर में कोई इलेक्शन कमीशन बॉडी अगर किसी गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकती है? नहीं करवा सकती। इसलिए इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ पावर विच आर। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो एक बॉडी है,
उसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, कमिश्नर होता है, उसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। उसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। किसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ पावर। कौन कौन सी पावर्स है वो हम देखते हैं। Election Commission takes decision on every respect of conduct and control elections from the announcement of election to the declaration of result। सारे डिसीजन जो होते हैं इलेक्शन के वो कौन लेते हैं? इलेक्शन कमीशन। जिस दिन से वो कैंडिडेट की लिस्ट इशू होती है वहाँ से लेके जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का होता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड the code of conduct and the punishes as any candidate or party that violate it। अगर कोई भी पार्टी इनके कोड ऑफ कंडक्ट जो डिसाइड किए गए हैं या जो निर्धारित किए गए कोड ऑफ कंडक्ट हैं इलेक्शन कमीशन के, उसका वायलेशन करती है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द एंड कैन ऑर्डर द government to follow some guideline to prevent the misuse of governmental power of enhance the chance to win the election or to transfer some government official। इलेक्शन कमीशन जो होता है इलेक्शन पीरियड में एक ऑर्डर गवर्नमेंट जो होता है उसकी गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग उनके ट्रांसफ़र और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उन पर किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। When a election duty, a government officer work under the control of election commission are not the government। इलेक्शन ड्यूटी में जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम कर रहे होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंडर में। अगर गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता, कई बार ऐसा माना जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। The quality of election process can also be checked by seeing the participation of peoples। People's participation in election measured by voter turnout figures। Turnout indicate the percentage of eligible voters who actually cast their vote। पार्टिसिपेशन जो है कि वोटर्स का किसी इलेक्शन में, उसके थ्रू भी उसकी पॉपुलैरिटी या उस इलेक्शन के बारे में बहुत सारा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके पॉपुलैरिटी के बारे में, किसी पर्सन के जो वोट कास्ट हुए हैं उसके, और जो ओवरऑल जो एरिया है वहाँ से जितने परसेंटेज लोगों ने वोट डाले हैं उससे भी पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में, मतलब पार्टिसिपेशन के बारे में पता चलता है। दूसरी बात करें हम इन इंडिया, द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल्स वोट इन लार्जर proportion as compared to the rich and the privileged section। Common people in India feel through election they can bring pressure on the political parties to adopt policies and the programs favor them। ज़्यादातर जो भी वोटर्स हैं वो पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज यानी गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, या जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो रिच सेक्टर नहीं, पुअर पीपल जिन्हों कह सकते हैं, वो लोग मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग जो हैं वो उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है बजाय रिच और प्रिविलेज सेक्शन के। यानी जो बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन कम रहता है वोटिंग में। कॉमन पीपल जो होते हैं इंडिया वे इलेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ताकि वो उन पॉलिसीज़ को एडॉप्ट करे और प्रोग्राम को फेवरेबल बनाए। Acceptance of election outcome। One final test of the free and fairness of election, the outcome of election, the ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level। कई बार जो रिज़ल्ट आता है उस पर जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपना जो सरकार है वो खो देती है उसको, क्योंकि 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में ज़रूरी नहीं कि जो 5 साल रूलिंग पार्टी रही उसी को वोट कास्ट करें लोग, या वही
उसी का चयन होके वो सरकार बनाए। In the US, an increment of sitting elected representative rare loss an election. In India, about half of the sitting MPs and MLAs lost elections. In India में अगर देखें तो MPs और MLAs जो हैं वो इलेक्शंस में कई बार देखा आपने सुना होगा कि MPs जो होते हैं वो किसी और अदर पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसको मेजॉरिटी प्रोवाइड करके उसकी सरकार बना देते हैं। फिर है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। आखिर हो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली free and fair. Sometimes this may not be true for every constituency. There are many limitations and challenges to Indian election. These included. वैसे तो इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं, बट हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं कहा जाता। कहीं कहीं सिचुएशंस फेवर में नहीं होती है तो तब वहाँ पे क्या क्या किया जाता है। देखिए, कैंडिडेट इन पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी एंजॉय द बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ऑफ स्मॉलर पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पुरानी पार्टीज़ हैं, जिनके पास ह्यूज मनी होती है, उस मनी का यूज़ करके वो जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो नई अपराइजिंग पार्टीज़ हैं, उनको क्या करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। कैंडिडेट विद द क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल्स टू पुश द अदर आउट ऑफ द इलेक्ट्रल रेस एंड टू सिक्योर द टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टीज़। कई बार जो क्रिमिनल्स कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनके पॉलिटिकल लिंक्स अच्छे होते हैं या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो लोग मेन पार्टीज़ में से जो कैंडिडेट होते हैं उनको डरा धमका के उनको उस रेस से बाहर कर देते हैं। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूट टू रिलेटिव फ्रॉम द देयर फैमिलीज। टिकट्स जो होते हैं वो भी अपनी फैमिलीज़ को दे दिए जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं। इलेक्शंस ऑफर्स a little choice to ordinary citizen as major parties is quite similar to each other both in the policies and practice. Elections offer जो होते हैं little choice to ordinary citizen, इलेक्शन ऑफ़र जो होते हैं वो एक तरह से जिसे अपन मान सकते हैं कि इलेक्शन लड़ने से पहले जब कैंडिडेट ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो मेजर पार्टी जो होती है उनके कंपैरिजन में जो स्मॉलर पार्टी होती है वो कम उसको इफ़ेक्टिव बना सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के सभी वीडियो के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और राजस्थान बोर्ड का जो नया एनसीईआरटी सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।